भाई अगर ऐसा राम राज्य तो हम हाथ जोड़े ऐसे राम राज्य से जहाँ पे हमारे बुजुर्ग, जिस राम राज्य में हमारे बुजुर्ग ठंड पे मर के सड़क पे ठंड से मर रहे हो, ऐसे राम राज्य को दूर से नमस्ते हमारे भाई, हम रावण राज में रह लेंगे। क्या छोड़ा इन्होंने, इतनी बुरी अगर बेकदरी हो रही है हमारे बुजुर्गों के, किसानों की, तो ऐसा अगर राम राज्य कह रहा है मूर्ख जाहिल, तो भाई लानत है इसके ऐसे राम राज्य पर। उस पे भी ये राम राज्य है भाई, ऐसा वो राम राज्य है। अरे सच्चा तो हम अपने जैसे भी राज्य में जी रहे, चाहे वो रावण है या दुर्योधन है, विभीषण का, पर ठीक था भैया, बुजुर्ग हमारे ठंड में न मर रहे थे बेचारे। तो उस पर भी सवाल उठा रहे हो आप? संबित पात्रा दीप सिद्धू पे बोला कुछ? संबित पात्रा डूबती अर्थव्यवस्था पर कभी बोला? संदीप पात्रा कभी बलात्कार और हत्याओं पर बोला? संदीप पात्रा कभी ये बोला कि नोटबंदी के बाद जो काला धन आने वाला था वो नहीं आया, उस पर उसने बात कही? या संबित पात्रा से अच्छा किसी गधे का भी नाम लो तो मैं इज्जत से बात करूंगा, इंसान है वो, मैंने बना दिया। संबित पात्रा जरा प्राइवेट पालतू रखे, पैसों के दम पर पाल रखा है भैया, इनको पैसे दे रहे वो भोग रहे हैं, बस इतना पता है उसको, हर चीज को उल्टा बता देता है। वही पात्रा जो मुसलमान को उल्टा बोल रहा था, हिंदू राष्ट्र भी बना रहा था, और उन पात्रा अपने ऊपर निभालो जो उन्होंने जमाई बना रखे हैं, अपने कैबिनेट में बैठा रखे हैं, वो मुसलमान नहीं है ना। इधर खड़े हुए सारे मुसलमान हैं, उनसे लड़ो, लेकिन ये जो अपने जमाई बना लेंगे वो मुसलमान नहीं है। चाहे रेल हो, बेल हो, गेल हो, इंश्योरेंस हो, बिजली के तार हो, ट्रांसमिशन हो, बंदरगाह हो, वेयर हाउस हो, बैंक हो, बचा क्या भाई? मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मतलब पूरे कार के पुर्जे बेच दूंगा। कार खड़ी है मेरी, कार ने बिकी है, नाश कर दिया भाई देश का। अब भी अगर लोग नहीं जागे ना, थोड़े बहुत जो अंधभक्त हैं बावले, अगर ये नहीं जागे, देश खत्म हो चुका है। 2000 का किसी बजट थोड़ी था, ये तो सेल थी, एक सेल लगा के तो बेच मारा सारा। नहीं बनने देंगे आप, विश्वगुरु की तरफ प्रधानमंत्री और आप बीच में विश्वगुरु हंस रहे, मतलब विश्वगुरु हंस रहे। हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, बड़ी अच्छी बात है। -23 GDP पर विश्वगुरु बनेंगे हम। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आएगी तो विश्वगुरु बनेंगे हम। भुखमरी में हम सबसे ऊपर पहुंचने वाले, विश्वगुरु बन गए हम। महामारी में जितनी ज्यादा बेवकूफियां शायद हमारे देश में शो करेंगे, जैसे थाली बजाना, ताली बजाना, मोमबत्ती जलाना, इनसे विश्वगुरु बनेंगे हम। अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ 2017 में। जो कंपनी 2017 में बनी है, 2016 में उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। जो कंपनी नहीं थी 2016 में, उसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया? पहली बात तो 1 साल बाद वो कंपनी बनी है, और कॉन्ट्रैक्ट देने के भी 1.5 साल पहले से गोडाउन बन रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, मोदी नहीं चला रहा उसको, वो मोदी को चला रहा है कि ये काम करने हैं। भैया कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले 1.5 साल पहले तो काम शुरू हो जाता है गोडाउन का, फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसके 1 साल बाद कंपनी बनती है। और यही बात खत्म नहीं हुई है, हम MSP के लिए लड़ रहे हैं, सारे लोग MSP के लिए लड़ रहे हैं बाबू जी, हमें गारंटी नहीं दे रहा। अडानी को गारंटी दे रखी है, 2970 रुपये प्रति टन की गारंटी है। 50,000 मीट्रिक टन रख सकता है पानीपत के अंदर। टोटल गारंटी मिली है 13.5 लाख टन रखने की उसे। अब 13.5 लाख को 1370 रुपये जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर लो, अरबों में रुपए बैठ रहे हैं। और ये गारंटी 1 साल के लिए नहीं दी है उसे, 30 साल के लिए गारंटी दी है पूरी। अडानी की वेबसाइट पर भैया जाकर चेक कर लेना। तो ये कारण है, जब उसका पैसा लगवा चुका, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे चुका, सब कुछ तय हो चुका, उसे तो ये लग रहा था जरा नोटबंदी कर दी, GST ले आ, जो भी उठपटांग करता है पब्लिक मानती जा रही है, बस देशभक्ति के चक्कर में मान लिया सबने। अब लगा किसानों को भी ऐसे बहका के ले जाएगा ये, तो भाई किसान जाग गया इस बार, और उसके ना बार बार झूठ से तंग आ लिए पब्लिक। इस बार समझ चुके हैं, पूरा देश का किसान एकजुट है। और जब तक ये 3 काले कानून जो ये उल्टा तरीके से लाना चाह रहा था, अब ये वापस नहीं होता तो आंदोलन जरूर करा देगा। जितने भी सरकार ने काम किए हैं उस वक्त, जैसा भी आपने कहा नोटबंदी, GST, उस वक्त तो आपको भी लग रहा था कि देश इतना हम चल रहे हैं, देश इतना, अचानक क्या हो गया ऐसा? अचानक नहीं हुआ भैया, समय लगा है। देखो सबसे पहले नोटबंदी करी, ये कहा था काला धन वापस आएगा, हर एक चीज के पीछे लॉजिक जोड़ा है इसने। लोगों को लगा काला धन वापस आएगा, सबके जेब में 15-15 लाख रुपए आएंगे। भैया गरीब इंसान को तो उम्मीद जग गई, चलो 15 लाख आएंगे, सोच रहे 15,000 तो आएंगे, इस उम्मीद में चलो कर दे भैया। नोटबंदी में 0, कुछ नहीं हाथ लगा, जितना धन था वापस हो गया सारा। फिर GST लाए, रोजगार बढ़ेगा, सबको रोजगार मिल जाएगा, GST बहुत अच्छी है। लोगों ने चल भैया काम धंधे बेकार, रोजगार तो मिलेगा, GST भी लागू हो गई। उसके बाद में जो छोटे छोटे चीजें कर रहे हैं, अभी देखो तो कोरोना देख लो, बजाय 1 रुपया देने के लिए लोगों ने पैसे ले लिए ना, अपने प्रचार पे हजारों करोड़ फूक लेता है, अपने कार्यालय बना पे हजारों करोड़ आलीशान कार्यालय बना लेते हैं, अपने घूमने पर पैसा खर्च कर लेते हैं, प्रचार पर तो पता नहीं कितना पैसा खर्च करता है इंसान। लेकिन इतनी बड़ी महामारी में एक मास्क नहीं दे पाई है सरकार, तो भाई इसी तरह बहकाते हैं। बोलने में बहुत माहिर है, प्रचार तंत्र बहुत तगड़ा है इनका, ये क्या सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है,
उसके बेस पर लोगों को बहका लेते हैं, मानता कोई नहीं है। किसका बजट देखा आपने? हाँ कैसा लगा? भाई, अगर मैं निगाह घुमा के दिमाग दौड़ा लूँ ना तो मुझे ढूंढना पड़ेगा बिका क्या नहीं है अभी तक, बचा क्या है। एक भी चीज़ का नाम लो, मैं बता दूंगा बिक गई। कुछ भी ले दो, चाहे रेल हो, बेल हो, गेल हो, इंश्योरेंस हो, बिजली के तार हो, ट्रांसमिशन हो, बंदरगाह हो, वेयर हाउस हो, बैंक हो, बचा क्या भाई। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मतलब पूरे कार के पुर्जे बेच दूंगा। कार खड़ी है मेरी, कार ने बिकी है, नाश कर दिया भाई देश का। अब भी अगर लोग नहीं जागे ना, थोड़े बहुत जो अंधभक्त हैं बावले, अगर ये नहीं जागे, देश खत्म हो चुका है। 2000 का किसी बजट थोड़ी था, ये तो सेल थी, एक सेल लगा रखी थी, उन्होंने बेच मारा सारा। देश के नाम पे तो बेचा था अब भी, लेकिन अब उसका विरोध हो रहा है। अब पहले वाली बात नहीं है, जैसे पहले लोगों को बहका दिया, लोग चले गए अपने बहकावे में, अब वो चीज़ नहीं है। अब लोग जागृत है और उसका विरोध भी कर रहे हैं। राम राज्य आने का इंतजार नहीं है आपको? भाई अगर ऐसा राम राज्य है तो हम हाथ जोड़े ऐसे राम राज्य से, जहाँ पे हमारे बुजुर्ग, जिस राम राज्य में हमारे बुजुर्ग ठंड पे मर गए, सड़क पे ठंड से मर रहे हो, ऐसे राम राज्य को दूर से नमस्ते हमारी भाई। हम रावण राज में रह लेंगे। एक एक बुजुर्ग को पकड़ पकड़ के पूछा गया, कहाँ से आए हो, फसल का रेट क्या है, क्यों कहा गया भाई। जब वहाँ से पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ, इन्होंने सड़कें इन्होंने खुदवाई, गैस इन्होंने छुड़वाई, गोली इन्होंने चलवाई, लठ इन्होंने बजवाए, पाकिस्तानी इन्होंने कहा, खालिस्तानी इन्होंने कहा, छोड़ा क्या छोड़ा इन्होंने। इतनी बुरी अगर बेकदरी हो रही है हमारे बुजुर्गों किसानों की, तो ऐसा अगर राम राज्य कह रहा है मूर्ख जाहिल, तो भाई लानत है इसके ऐसे राम राज्य पर। उस पर भी ये राम राज्य है भाई, ऐसा हो राम राज्य है। अरे सच्चा तो हम अपने जैसे भी राज्य में जी रहे, चाहे वो रावण है या दुर्योधन है, विभीषण कहा, पर ठीक था भैया। बुजुर्ग हमारे ठंड में ना मर रहे थे बेचारे, घर में रह रहे थे, खा कमा रहे थे, जो कमा रहे थे वो मिल भी रहा था टाइम पे। अब तो अगर आपको पेमेंट बकाये की भी बात कर लो तो लंबी लिस्ट निकल जाएगी, जिसके ढोल पीटते घूम रहे हैं। जीएसटी देख लो, इन्होंने 28% दे रहा है किसान, लग्जरी पे आता है भैया, लग्जरी जीएसटी 28% माते। ट्रैक्टर कौन सा लग्जरी है भाई, इनके इक्विपमेंट कौन से लग्जरी मारे। टोटल लूट मचाई हुई है इस इंसान ने, सिर्फ झूठ और बहकावे के नाम पर। और ये भी मैं मान रहा हूँ आपकी बात कि जितने हम आज लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर 95% वो लोग हैं जिन्होंने इसी को वोट दी थी। तो आज अगर वो उसके विरोध में, तो इसे समझ जाना चाहिए कि विरोध तय हो चुका है इसका, सरकार उखड़ेगी। अभी ये हमारे किसानों के लिए असर पड़ रहा है आपको लगता है? ये भैया असर नहीं तो क्या है, मैं खुद कह रहा हूँ। अभी भी कह रहे हैं हमारा जो कमिटमेंट है उस पर हम उसका आगे नहीं जाएंगे। सरकार मैंने शुरुआत कॉल की बात करी, एक कॉल दूर है, लेकिन कमिटमेंट की बात फिर भी कर रहे हो। एक कॉल दूर है, लेकिन दूर कैसे है, बैरिकेडिंग लगवा दिए, 18 लाइन के बैरिकेडिंग बिछ रही है, बीच में एक पत्थर की दीवार भी लगा दी, कांटे भी बिछा दिए इन किसान बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए। और चाइना में 350 टैंक चाइना ने लाके खड़े कर दिए बॉर्डर पर, बताया किसी मीडिया ने? नहीं बताया। 350 पात्रा तो बता रहे हैं इस पे कि इन्होंने क्यों ये जो बैरिकेडिंग लगाई है, जो नोकीले तार लगाए हैं, उसका रीजन ये है कि किसान यूनियन के लोगों ने कहा था कि 26 जनवरी पे तैयारी नहीं थी प्रशासन की। अब प्रशासन तैयारी कर रहा है तो उस पर भी सवाल उठा रहे हो आप। संबित पात्रा दीप सिद्धू पे बोला कुछ? संबित पात्रा डूबती अर्थव्यवस्था पर कभी बोला? संदीप पात्रा कभी बलात्कार और हत्याओं पर बोला? संदीप पात्रा कभी ये बोला कि नोटबंदी के बाद जो काला धन आने वाला था वो नहीं आया, उस पर उसने एक बात कही? यार संबित पात्रा से अच्छा किसी गधे का भी नाम लो दूंगा, मैं इज्जत से बात कर लूंगा, इंसान है वो। उन्हें शर्म, बात करते हैं आके बकवास करते हैं, बात नहीं करते भाई। बहुत फर्क है बात और बकवास में। वो बकवास करता है, मोदी रट गए, ओएनजीसी का चेयरमैन बन गया, और क्या चाहिए उसको? ओएनजीसी के चेयरमैन बनने के लिए क्वालिटी चाहिए होती है, उसके अंदर एक क्वालिटी तो बता दे मुझे, मोदी सरकार बता दे, आप बता दो। खा ओएनजीसी का चेयरमैन बना दिया। संबित पात्रा जरा प्राइवेट पालतू रख रखे, पैसों के दम पर पाल रखा है भैया, इनको पैसे दे रहे, वो भोग रहे हैं, बस इतना पता है उसको। हर चीज़ को उल्टा बता देता है। वही पात्रा जब मुसलमानों को उल्टा बोल रहा था, हिंदू राष्ट्र भी बना रहा था, और उन पात्रा अपने ऊपर निभाता जो उन्होंने जमाई बना रखे हैं, अपने कैबिनेट में बैठा रखे हैं, वो मुसलमान नहीं है ना। इधर खड़े हुए सारे मुसलमान हैं, उनसे लड़ो, लेकिन ये जो अपने जमाई बना लेंगे वो मुसलमान नहीं है, सिर्फ बहकावा है। और संबित पात्रा से ज़्यादा इस देश के लिए खतरनाक इंसान कोई नहीं हो सकता, सिवाय दंगे के, हिंदू मुसलमान के और जातिगत राजनीति के बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता वो इंसान। अरे उससे 5 ट्रिलियन में जीरो तो बता ही नहीं गए। राष्ट्रीय प्रवक्ता है उस देश का, पूरे 5 ट्रिलियन कर रहा था। सर हम बेइज्जती होते हैं उस इंसान के, मतलब बेशरम और बेवकूफ़ इंसान है। किसी और की बात करो तो बेहतर होगा भैया। विश्वगुरु नहीं बनने देंगे आप। विश्वगुरु की तरफ प्रधानमंत्री अफसर है और आप बीच में पंगा डाल रहे हैं। विश्वगुरु है, हंस रहे, मतलब विश्वगुरु हंस रहे। हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, बड़ी अच्छी बात है। -23 जीडीपी पर विश्वगुरु बनेंगे हम। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आएगी तो विश्वगुरु बनेंगे हम। भुखमरी में हम सबसे ऊपर पहुंचने वाले, विश्वगुरु बन गए हम।
महामारी में जितनी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ शायद हमारे देश में शो करेंगे, जैसे थाली बजाना, ताली बजाना, मोमबत्ती जलाना, इनसे विश्वगुरु बनेंगे हम। ऐसे विश्वगुरु बन रहे हैं, इसको विश्वगुरु बनना कहते हैं। विश्वगुरु तब बनने थे जब इकोनॉमी हमारी ऊपर बढ़ रही थी। समर्थन मिल रहा था ना, आपने भी थाली बजाई थी। मैंने नहीं बजाई भैया, ना मैंने से कभी वोट दी, ना मैंने थाली बजाई, ना मैंने मोमबत्ती जलाई। मैं तो कह रहा हूँ 90% 95% वही है। इन्होंने थाली बजाई, ताली बजाई, वोट भी दिया, लेकिन आज वही विरोध भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि विरोध शुरू हो चुका है। नमस्ते होने वाली है, 1 साल बाद यूपी में इलेक्शन है। ये भाई साहब तो गए और उसके भी 3.5-4 साल बचे रहे। भूल गए अमित शाह का कमिटमेंट 2050, वो 50 साल तक उन्होंने राज कर दिया। अमित शाह कौन है भाई? गृह मंत्री है हमारे देश के। भगवान थोड़ी है, भगवान नहीं है, गृह भगवान ये है किसान वोटर्स, वो भगवान नहीं है। और उसके बाप के नौकर नहीं है जो उसके कहने से वोट देंगे। तो भगवान जहाँ खड़ा है, जो भगवान कहेगा। मंत्री भी उनके कामों पे। अमित शाह के कामों पर हाँ तड़ी पार टाइटल मिल चुका है। मुझे पूरा भरोसा उस इंसान पर, वो गुंडागर्दी फैलवा सकता है, फैलवाइए। अभी 26 जनवरी को हमारे किसानों के नाम पर जो दाग लगवाना चाहा इन्होंने, वो गुंडागर्दी थी। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए भाजपा सरकार को यार। अपने तिरंगे की बेइज्जती करवा रहे हो, अपने लाल किले की बेइज्जती करवा रहे हो, खुद अपने लोग भेजकर, ताकि बस हिले के हिंदू, ये सिख और हिंदू का झगड़ा बना दे। एक धार्मिक मुद्दा नहीं मिल पा रहा है भाजपा को, उसे भी ढूंढने की कोशिश कर ली। यार मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर लो, कम से कम तिरंगे की, अपने लाल किले की इज्जत तो रखो। कैसे खुल गया वो गेट भाई? तो वो कहते हैं कि इज्जत रख लेनी चाहिए। अरे लाल किला है इनका कहाँ? गृह मंत्री है, लाल किला तो इसने बेच दिया। वो तो भाई गृह तो बेच दिया, लाल किला है कहाँ इनका? गृह मंत्री है ना वो देश का, भाई जी देश का गृह मंत्री है। मुझे बताओ 26 जनवरी पर लाल किले के पास कैसे लोग पहुंच जाएंगे? इंडिया गेट क्यों नहीं पहुंच सके? एक बात। दूसरी बात, लाल किले के अंदर सिर्फ एक गेट है, लाहौरी गेट। किला भैया युद्ध के लिए बनाया जाता है, अगर बंद कर दो ना तो महीनों लग जाएंगे, 100 हाथे लगाकर गेट नहीं टूटेगा। वो गेट को खोल रखा था, उन्हें पता थी वो ग्रुप पूरा अंदर शोर मचाता, झंडे वाली जगह तक कैसे चला गया, तब सिक्योरिटी कहाँ थी? और जिस बंदे को अभी मैं आगे आ रहा हूँ ना भाई, मेरे आगे तो आ जाने दो। जिसने झंडा फहराया, जो लेकर गया, वो अभी तक गायब क्यों? उनके हाथ क्यों नहीं आया? हमारे किसान तो इन्होंने पकड़ लिए। वो चोर कहाँ है जिसने झंडा फहरवाया? वो चोर को पकड़ के कौन लाएगा? उसकी जिम्मेदारी भी किसानों की है। आप इस सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हैं। अब सिक्योरिटी अगर वो आपकी सुरक्षा के लिए चीजें लगा रहे हैं, तो उस पर भी आप सवाल उठाते हैं। सुरक्षा करो ना, देश की करो, चीन से सुरक्षा करो। गलवान घाटी में 7-8 किलोमीटर और अंदर आ गए हैं वो। आज कल 350 टैंक डिप्लॉय कर दिए उन्होंने वहाँ पर। पता कर लीजिए इस चीज़ का। सुरक्षा वहाँ होनी चाहिए थी, सुरक्षा कारगिल में होनी चाहिए थी भाई। कारगिल में इनकी सरकार में पाकिस्तान अंदर घुसकर आ गए, इनके सरकार में युद्ध हुआ, ये लोगों को वहाँ से घुसवा रहे अंदर, इनसे सुरक्षा करा रहे हैं बुजुर्गों के, इनके लिए कील लगा रहे हैं, बैरिकेडिंग मजबूत कर रहे हैं। ये एक दिखाना चाह रहे हैं कि देखो ये लोग बड़े हैं, ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ये मैसेज देना चाह रहे हैं जनता को कि एक गलत चीज़ है। अभी इन्होंने सारे रास्ते ब्लॉक करा रखे हैं दिल्ली के। मुझे बताओ इस रास्ते के अलावा कौन सा रास्ता किसानों ने ब्लॉक करा हुआ है भाई? लेकिन पूरी दिल्ली जाम में घिरी हुई है इस समय। क्या संदेश देना? संदेश ये सरकार ये देना चाह रही है कि किसानों की वजह से पूरा मुल्क परेशान है, जबकि मुल्क को परेशान सरकार कर रही है। यार क्या मतलब बनता है बैरिकेडिंग लगाने का हर जगह? आप किसी भी रास्ते से चले जाए, सारी जगह जाम लगा हुआ है। हम यहाँ बैठे आराम से बैठे, कोई किसान एक लाइन तक नहीं तोड़ता अपनी। इन्होंने पूरी दिल्ली ब्लॉक करवा रखी है सरकार ने। तो बेवकूफ़ सरकार है, क्यों परेशान कर रही है जनता को भाई? सीधा तो संदेश है ना, जनता में गलत मैसेज देना चाहते हैं किसानों का, जो इनसे हो नहीं पा रहा है। हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और जिस काम में माहिर हैं, हिंदू मुसलमान जात पात करने में, उसका एंगल ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं है। कोशिश इनकी वही है, लेकिन ये सफल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे सफल ये।